और दोस्तों वापस से 30 क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए एग्जाम में लायक क्वेश्चन है जो आपके हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 है ना। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 का है वो कहाँ से गुजरती है? ये इम्पोर्टेंट ऐसा देखें आप। 82.5 पूर्व के देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के किस से गुजरती है ना। पहले तो हम भारत की बात करें। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 82.5 की देशांतर रेखा देशांतर रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। आपका यूपी के बाद पी, उसके बाद सीजी, उसके बाद ओडी मतलब उड़ीसा, उसके बाद एडी मतलब आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? अब इसी के बीच में आपका छोटा सा जो राज्य है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली जिले से होकर यह रेखा गुजरती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। अब यही बात करें, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। इसके नाम से कर्क रेखा। जो कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है 23.5 डिग्री रेखा? सबसे पहले आपका गुजरात राज्य, उसके बाद आपका राजस्थान राज्य, उसके बाद आपका मध्य, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ राज्य, उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में ये आपके त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये आपके मिजोरम से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। बहुत बार पूछा गया है, आप इसको जरूर लिख लें आपके इसमें। तो हमारा आंसर सिंगरौली जिले से। चले अगला क्वेश्चन देखें हम। भारत में सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन, क्या पूछा है? प्रथम साक्ष्य एरन मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ है ना। तो एरन मध्य प्रदेश जो प्राचीन एक अभिलेख पाया गया है, इसे भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भानुगुप्त का एरन अभिलेख है ना। एरन एरन का ही प्राचीन नाम प्राचीन काल में से स्वभोग नगर कहा जाता है। एरन का प्राचीन नाम क्या है? स्वभोग नगर। इसे समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर के नाम से इसे जाना जाता है। तो एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया गया? तो ये मध्य प्रदेश के सागर में पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जो भानुगुप्त के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सती होने के साक्ष्य पाए गए। किसके साक्ष्य पाए गए? सती होने के साक्ष्य। यहाँ पर गोपराज की पति के सती होने के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ पे? सागर में पाया गया है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें आप। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय मध्य प्रदेश के स्थापना कब की गई है ना? 1980, 1956, 1996 या 2013 में? सीधा आंसर है हमारा 1980 में रुस्तम जी आर्म्स जो पुलिस महाविद्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में कब स्थापित किया गया है? 1980 में स्थापित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आप थोड़ा सा, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ मध्य प्रदेश के आसपास ही हम मालवा के पठार की हम बात करें। मध्य प्रदेश के कितने भूभाग हैं? 7 भूभाग हैं। कितने भाग हैं? 7 भूभाग। देखिए ये आपका मध्य उच्च प्रदेश, इसे मालवा का पठार कहा जाता है। ये बुंदेलखंड का वाला क्षेत्र, यहाँ से लेके यहाँ तक रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार, ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्या है? सतपुड़ा। ये आपका मालवा, ये मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा, ये आपका रीवा पन्ना भाग, और ये आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। और ये जो हिस्सा है बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से?
बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 7% के लगभग पड़ता है, ये लगभग भी 7% के लगभग पड़ता है, ये लगभग 10% के लगभग पड़ता है, ये लगभग 27% के लगभग पड़ता है, और ये देखा जाए तो लगभग आपके 11% 12% के लगभग पड़ता है। और मालवा के पठार की बात करें तो ये लगभग 28.6% के लगभग पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ये वाला ऑप्शन। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में कितने भूभाग परसेंट पर है, तो 28.6% के लगभग पड़ता है। यूँ देखा जाए तो इसका ऑल ओवर देखा जाए 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा का पठार पूर्ण रूप से किस मिट्टी से निर्मित है, तो ये आपकी काली मिट्टी से निर्मित पठार है, काली मिट्टी। और ये जो भाग है पुराने समय में दक्कन के पठार का ही भाग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार जो 28% है तो 88,222% के लगभग पड़ता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा है ना, वर्षा हो गया है, वार्षिक वर्षा कितनी है, कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, 102 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। तो अभी तक जितना देखा गया है सर्वाधिक तौर पर देखा जाए तो वो है लगभग 112% आंकी गई है मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112%। ठीक है, चले आगे देखें आप। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा या लेटराइट मृदा। चले हम कहाँ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो सीधे हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश में देखें कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सर्वाधिक तौर पर पाई जाती है ना। तो पहले आंसर देखें, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है ना। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की बात करें तो भारत का उत्तरी भाग, भारत का उत्तर का विशाल क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल क्षेत्र, इसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़ का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान, जलोढ़ का मैदान। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी, कौन सी नदी, गंगा और यमुना नदी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। इसी उत्तर के विशाल मैदान को गंगा यमुना का मैदान या जलोढ़ मैदान के नाम से उसे जाना जाता है। जलोढ़ का मैदान लगभग देखा जाए तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। आपका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। जो खादर है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, और हम जो बांगर की बात करें तो ये पुरानी होती, पुरानी बांगर के नाम से इसे जाना जाता है। ये अन उपजाऊ होती है, ये इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। अब यही बात करें मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत जलोढ़ मृदा का प्रभाव इधर दिखाई देता है। काली मालवा का पठार पूर्ण रूप से कौन सी मिट्टी का पठार है, आपकी काली मिट्टी से निर्मित पठार है ना। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग जो है लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इधर आपके दक्षिण में काली कछारी मिट्टी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाती है, काली कछारी, गहरी काली, इस टाइप की यहाँ मृदा पाई जाती है। तो आंसर क्या है हमारा, जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक भाग भारत में कहाँ पड़ता है, तो उत्तर का विशाल मैदान जो जलोढ़ के मैदानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण क्या है, वायु अपर्दन होना, अवनलिका का अपर्दन होना, गुरुत्वीय अपर्दन होना या मरुस्थलीयकरण होना, है ना। ठीक है, ये देखिए आप मध्य प्रदेश, सीधा क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के बारे में, आप डायग्राम जरूर बनाएं और नोट करते जाएं जरूर आप। ठीक है, चंबल नदी क्या पूछा है, चंबल नदी पूछा है, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है कि इस चंबल नदी का उद्गम यहाँ से होता है, इंदौर जिले के आपके जानाव पहाड़ी के आसपास से चंबल नदी निकलती है, जो एक लंबाई में लगभग 965 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 965 किलोमीटर बहते हुए, कितने किलोमीटर, यमुना से मिल जाती है। किससे मिलती है ये, यमुना से मिल जाती हैं। ये आपके इटावा के आसपास, कहाँ पे, इटावा के आसपास यमुना से उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले की कौन सी पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से होता है ना। तो यहाँ से निकलती है इंदौर, इंदौर से धार, धार से मंदसौर, मंदसौर में इसी नदी पर एक परियोजना बनी है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना 1953 में बनाई। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना 1953 में पंडित नेहरू के द्वारा बनाई गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई।
प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना मंदसौर में बनाई गई, जो नीमच के आसपास पड़ती है। जब चित्तौड़गढ़ में जाती है तो राणा प्रताप जलाशय का निर्माण करती है, और आगे जाती है तो जवाहर सागर बांध का बांध कोटा बैराज के पास में, कोटा बैराज के पास में करती है। और कोटा संभाग के एक क्षेत्र पड़ता है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। उस जलप्रपात चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्षेत्र में सर्वाधिक तौर पर क्या करती है, ये मध्य प्रदेश का श्योपुर, मुरैना और भिंड के आसपास इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो फसफसी पोली टाइप की मिट्टी है, उसी मिट्टी में रेत मिली हुई है। जब बाढ़ के दौरान जब स्पीड से पानी जाता है तो वो मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिछा देती है या उसको जमा देती है, और उसी के द्वारा कई नालियाँ या दस्यु खड्डों का निर्माण होता है, और वही क्या कहलाता है, अवनलिका अपर्दन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में मृदा चंबल नदी किसका निर्माण करती है, अवनलिकाओं का निर्माण करती है, या डाकुओं की आश्रय स्थली का निर्माण करती है। इसे बीहड़ जंगलों का निर्माण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, है ना? तो बसार है, गंजाम है और कानन, ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। कैन नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ये आपके किसके, आपके उत्तर प्रदेश में 12 जिला के आसपास किससे मिल जाती हैं, आपके यमुना से मिल जाती हैं। तो कैन नदी का प्राचीन नाम क्या है, सुक्तिमती, क्या नाम है इसका नाम प्राचीन, सुक्तिमती। और सुक्तिमती जो था चेदी जनपद, कौन से जनपद, चेदी जनपद की राजधानी, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, चेदी जनपद की राजधानी कौन सी थी, सुक्तिमती। और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास से कैमूर पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, छतरपुर के आसपास कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है ना, ठीक है। एक नदी है बेतवा, कौन सी नदी, बेतवा नदी। बेतवा और कैन एक लिंक जोड़ी गई, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना 25 अगस्त, कौन सी अगस्त, 25 अगस्त 2005 को शुरू की गई थी। जब कैन और बेतवा के द्वारा एक लिंक बनाई गई तो इसके द्वारा एक बांध का निर्माण हुआ है, उस बांध का नाम क्या है, दो धन बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, दोधन बांध, किसके द्वारा, आपकी कैन नदी और बेतवा नदी के संगम पर, या दोनों को जो एक नहर बनाई गई है वहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, कैन नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक। ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। नेवज नदी पर निम्नलिखित में से मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है, राजगढ़ में, दमोह में या मंडला में, ये मंडला है, मंडला में या धार जिले में। नेवज नदी, देखें नेवज नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो हम देखें ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के आसपास जो आपका एक जिला है उसका नाम मध्य प्रदेश का राजस्थान कहा जाता है, राजगढ़। मध्य प्रदेश का राजस्थान किसे कहा जाता है, राजगढ़ जिले को कहा जाता है, ठीक है। तो राजगढ़ जिले से नेवज नदी निकलती है, और नेवज पर ही आपका एक बांध बना हुआ है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2017 में इस परियोजना की शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट है। और नेवज किसकी सहायक नदी है, तो ये नेवज नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है, तो काली सिंध का उद्गम देवास के बागली तहसील से होता है, कहाँ से होता है, देवास की बागली तहसील से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे आपका राजगढ़ और इसी के आसपास वो परियोजना बनी हुई है। चले तो हमारा आंसर राजगढ़। नेक्स्ट देखें आप, मोगली महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, देखें आप, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ या संजय या पन्ना। पेंच की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये सिवनी जिले में है। बांधवगढ़ की बात करें तो ये आपके उमरिया जिले में है, कहाँ पे है, उमरिया में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी जिले में है, कहाँ पे है संजय गांधी, सीधी। और पन्ना जो है, पन्ना जिले के आसपास या पन्ना या छतरपुर की सीमा पर बना हुआ है या उसके आसपास है। ये जो चारों राष्ट्रीय उद्यान है, कितने, चारों राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में ही है और टाइगर प्रोजेक्ट में ये शामिल हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, मोगली महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी में किया जाता है, और पेंच नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से निकलती है। यहाँ हम बात करें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है रूडियार्ड किपलिंग, क्या नाम है, रूडियार्ड
कीपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में एक बुक लिखा है। कौन सी बुक लिखा है, याद रखें आप, द जंगल बुक पुस्तक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, द जंगल बुक पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। किस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के लिए। किसके लिए, मोगली संरक्षण, मोगली के संरक्षण के लिए लिखी है, या मोगली के ऊपर लिखी गई है, मोगली के ऊपर लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। इसी पुस्तक के लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, नोबेल साहित्य पुरस्कार, नोबेल साहित्य का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अब नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। स्वीडन सरकार नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, और अल्फ्रेड, क्या नाम था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। और विश्व में मानव अधिकार आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में की है। नोट करते जाएं आप, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोगली पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब बांधवगढ़ की बात करें तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी की बात करें, इसका पुराना नाम डुबरी था। क्या नाम था, डुबरी, जो वर्तमान डुबरी छत्तीसगढ़ में चला गया। और पन्ना जो है छतरपुर जिले के आसपास है। पन्ना में प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क, कौन सा, रेप्टाइल पार्क, या रेंगने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी कब घोषित किया गया। सीधे आंसर की बात करें तो 1999 में। मध्य प्रदेश में 3 प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में 3 हैं। देखें आप कौन कौन से मध्य प्रदेश में 3 बायो रिजर्व कौन कौन से हैं। देखें, ये आपका क्षेत्र पड़ता है होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद, वर्तमान में से क्या कहा जाता है, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। अब होशंगाबाद में पहाड़ियाँ पड़ती है, महादेव पहाड़ी, और महादेव के आसपास पड़ती है पचमढ़ी की पहाड़ी। और पचमढ़ी को ही मार्च 1999 में पचमढ़ी के बाद में आपका जो यहाँ का जिला है होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, इन पूरे क्षेत्रों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, बायो रिजर्व या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला कौन सा, पचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पे है, होशंगाबाद में। दूसरे की बात करें तो यहाँ पड़ता है अनूपपुर जिला। और अनूपपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है अचानकमार बायो रिजर्व। कौन सा, अचानकमार बायो रिजर्व 2005 में इसे बनाया गया। और प्रदेश का तीसरा बायो रिजर्व पन्ना, और पन्ना के आसपास छतरपुर जिले में, इन दोनों को घोषित किया गया है 2011 में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 3 बायो रिजर्व जो भारत के बायो रिजर्व में शामिल है। भारत में कितने टोटल बायो रिजर्व है, 18 बायो रिजर्व है। कितने बायो रिजर्व है, 18 बायो रिजर्व। और भारत का पहला बायो रिजर्व था, थोड़ा सा यहाँ देखिए, नीलगिरी बायो रिजर्व। कौन सा, नीलगिरी बायो रिजर्व, जो भारत के अंतर्गत जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, उसी को ही नीलगिरी बायो रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और भारत का पहला बायो रिजर्व नीलगिरी बायो रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में 1986 में स्थापित किया गया है। ठीक है, नोट करते जाएं आप। नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं, कोल बेड मीथेन गैस के जो भंडार है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। चलिए ठीक। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट को क्या कहा जाता है, इसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है। मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। मैग्नीज व तांबा, मैग्नीज जो है आपके मलाज खंड में पाई जाती हैं। और आपका जो तांबा है ये भरवेली खदान, कौन सी, भरवेली, ये भी बालाघाट में ही पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें आप। निम्न में से किस तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी बताया है आपको तांबा नगरी, जो आपका इसमें ऑप्शन है नहीं, हिमालय, चक्करिया, जगनथेरी या मलाजखंड। तो ऑप्शन हम करेंगे मलाजखंड, है ना। ठीक है, तांबा नगरी मलाजखंड कहाँ पे है, बालाघाट में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, जो ऑप्शन आपके दिए रखा है उसी को आप सही माने। तो इसमें हम मलाजखंड के लिए कहाँ जाएंगे, बालाघाट, तांबा नगरी। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना जावरा रतलाम में किस वर्ष की गई। इंपोर्टेंट है, वर्ष 1936, वर्ष 1937, वर्ष 1935, वर्ष 1934। ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे।
रतलाम, रतलाम में कौन सा है? जावरा, जावरा में चीनी मिल या शक्कर मिल की स्थापना 1934 में की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप, 1934। नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल? मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल। मध्य प्रदेश में पश्चिमी रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में पश्चिमी रेल है ना, मध्य प्रदेश में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी रेलवे जबलपुर, जो भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक रेलवे जोन यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की? 12 जुलाई 2009, 27 जुलाई 1973, 17 जून 1975 या 17 जनवरी 2007 को? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान है ना, हायर एजुकेशन अनुदान आयोग है ना, या हायर उच्च शिक्षा की स्थापना कब की गई? तो 27 जुलाई 1973 को की गई थी। कब की गई? 27 जुलाई 1973 को की गई। इसको नोट करते जाएं, आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आप, वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? बहुत सरल क्वेश्चन है, सागर, जबलपुर, भोपाल या उज्जैन? तो आंसर क्या है? भारत के ही मध्य प्रदेश के ही एक राजा थे जिनका नाम क्या था? हरि सिंह गौर। क्या नाम था? हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो मध्य प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे? सागर के। इन्होंने अपनी निजी भूमि दान दी, निजी भूमि दान दी, और इन्हीं भूमि पर उन्होंने क्या बनाया? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी को ही क्या कहा जाता है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और कब स्थापित किया गया? 1946 में स्थापित किया गया। वर्तमान 2009 में इसी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ में एक और विश्वविद्यालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर को भी दर्जा दिया गया। तो 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक, हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 1970 में स्थापित किया गया बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये 1957-58 के आसपास। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो विश्वविद्यालय है उसे विक्रम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। चलो नेक्स्ट बात करें हम, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत जनसंख्या का है? तो सीधे हम बात करें तो वो कितना है? एससी का परसेंटेज कितना है? अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है? एसटी का 2011 के अनुसार तो वो है 21.9%। तो लगभग यहाँ एससी का हम परसेंटेज की बात करें तो वो लगभग 15.4 या 5 के लगभग पड़ता है। ये आपका एससी का जनसंख्या परसेंटेज है, और एसटी का है जो 21.9% के लगभग पड़ता है। ये आप यहाँ यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें आप, भील जनजाति का प्रणय पर्व क्या है? भगोरिया, नवखानी, हरिडीली या इनमें से कोई नहीं? भील जनजाति एक उत्सव मनाती है, एक जब देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के समय में ना, मार्च और अप्रैल के समय में, या सीधे हम बात करें होली के समय। इस समय होली के समय, और होली में फाल्गुन मास के समय, फाल्गुन मास में या फाग के समय में ये भगोरिया उत्सव। कौन सा उत्सव? भगोरिया उत्सव भील जनजाति। कौन से जनजाति? भील जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मुख्य रूप से झाबुआ में मनाती है। कौन सा उत्सव मनाती है? भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। इसी को अपहरण कहा जाता है, अपहरण विवाह। इसी को राजी बाजी विवाह है ना, इसी को राजी बाजी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अपहरण विवाह झाबुआ में मनाया जाता है ना। अब ये जो भगोरिया उत्सव है ये किस पर मनाया जाता है? ये मांद और ढोल की थाप पर मनाया जाता है। मांद एक ऐसा इस टाइप का होता है जिसमें वो बनाने का रहता है, बनाने का मांद इस टाइप का बना होता है।
ठीक है, मांद और ढोल के थाप पर आयोजित किया जाता है ना। मध्य प्रदेश में जो पश्चिम भाग है, निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, इनमें मुख्य रूप से होता है। लेकिन मुख्य रूप से जिला कौन सा है आपका? झाबुआ जिला। ठीक है, तो भगोरिया जनजाति का प्रणय स्थल भगोरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, बेगांव द्वारा की जाने वाले कृषि को क्या कहा जाता है? पिछला साथ पूछा गया है, तो बारी कृषि या बेवर कृषि, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ए और बी दोनों सही रहे तो आप सीधे करें आप ए और बी। बेवर कृषि, बेवर कृषि की जाती है। इस बेवर कृषि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? इस कृषि को पोंडू कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोंडू कृषि कहा जाता है। इसी कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है ना? पूर्वोत्तर जो भारत है उसे पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, इन पूर्वोत्तर राज्यों में से क्या कहा जाता है? इसे झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि, इसी को स्थानांतरण कृषि और इसी को सीढ़ी नुमा कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीढ़ी नुमा कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बारी कृषि और बेवर कृषि बेगा जनजाति करती है। और बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में मंडला जिले में सर्वाधिक, मंडला और जबलपुर में इसका प्रभाव या इसका क्षेत्र ज़्यादा दिखाई देता है। चले नेक्स्ट देखेंगे आप, सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ? देखिए, भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ पे है? रायसेन में है भीमबेटका की गुफाएं। सीधी में की बात करें तो यहाँ पर सारू मारा की गुफाएं पाई जाती। कौन सी गुफाएं? मारा की गुफाएं। आधा भाग आपके छत्तीसगढ़ के आसपास भी पड़ता है। विदिशा में बात करें तो आपके उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे? विदिशा में है। और अनूपपुर जिले में सिलहरा की गुफाएं पाई जाती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलें ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें आप। हम होंगे कामयाब लोकप्रिय गीत के रचनाकार कौन है? कवि प्रदीप, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र या गिरजा कुमार महातिर। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। ठीक है, कवि प्रदीप बड़नगर, कहाँ? बड़नगर, बड़नगर उज्जैन के रहने वाले हैं। और नरेश मेहता, नरेश मेहता का चलो बताऊंगा, ध्यान नहीं अभी मुझे। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर जो हम होंगे कामयाब गीत के रचनाकार हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गिरजा कुमार माथुर, हम होंगे कामयाब। कवि प्रदीप की बात करें तो कवि प्रदीप ने लगभग गीत लिखा है, ये मेरे वतन के लोगों, उसका मतलब जो गाया है, किसने गाया है? लता मंगेशकर ने गाया है। काफ़ी अच्छा गीत है। चल, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में खेलगांव का निर्माण किया गया? खेलगांव कहाँ बसाया गया है मध्य प्रदेश में? रीवा, इंदौर, होशंगाबाद या भोपाल। तो खेलगांव कहाँ है मध्य प्रदेश में? स्पोर्ट्स के लिए खेलगांव भोपाल में बनाया गया है। सर हमारा भोपाल। इस अगला क्वेश्चन देखें आप, टू हेल विथ हॉकी किस प्रसिद्ध, है ना, ये आपका प्रसिद्ध है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? शंकर लक्ष्मण, लतीफ़ अनवर या असलम शेर खान। ये जो शंकर लक्ष्मण है, लतीफ़ अनवर है, असलम शेर खान। शंकर लक्ष्मण जो आपके कैप्टन रूस में आपके शंकर लक्ष्मण जो ये हॉकी खिलाड़ी, लतीफ़ अनवर ये भी हॉकी खिलाड़ी, असलम शेर खान ये भी हॉकी खिलाड़ी, और इन्होंने ही पुस्तक लिखा है टू हेल विथ हॉकी पुस्तक, असलम शेर खान। ठीक है, ये भी हॉकी खिलाड़ी, लतीफ़ अनवर भी हॉकी खिलाड़ी। कमलजीत कौर। भारतीय परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक अनिल काकोडकर मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे? उज्जैन, सीहोर, इंदौर या बड़वानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले बात करें अनिल काकोडकर, है ना। अनिल काकोडकर का संबंध किस जिले से, या संबंध बोल दो, या वो किस जिले से वो इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? बड़वानी में हुआ है। और अनिल काकोडकर को मध्य प्रदेश और भारत का साइंस मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस मैन के नाम से जाना जाता है अनिल काकोडकर, है ना। ध्यान रखें आप, ये लगभग 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से कौन व्यक्ति भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो अनिल काकोडकर। जन्म कहाँ पे हुआ? बड़वानी में, है ना। ठीक है, ध्यान रखें 2009 में ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। चलें नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया? 1954, 1952, 1956 या 1963, है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद
कब बनाई गई? 1952 में बनाई गई। 1956 में क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, है ना। किस आधार पर? भाषाई आधार पर किया गया है ना। और यही बात कर रहे हैं तो साहित्य अकादमी परिषद की स्थापना 1954 में भोपाल। हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता 2011 के अनुसार 81.5% कहाँ पे आकी गई है? जबलपुर में आकी गई। तो हमारा आंसर क्या? जबलपुर। मध्य प्रदेश सर्वाधिक साक्षर लिटरेसी कहाँ पाई जाती? सर्वाधिक तो जबलपुर में। दूसरा स्थान किसका है? तो वो आपका इंदौर जिले का दूसरा स्थान है। ठीक, चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में काकड़ा कृषि मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। देवास, हरदा, होशंगाबाद या सीहोर में? तो काकड़ा कृषि मध्य प्रदेश में सीहोर में की जाती है। काकड़ा कृषि मेला कहाँ लगाया जाता है? सीहोर में आयोजित किया जाता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 2017 में 16-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? सीहोर जिले के शेरपुर गांव से शुरू की। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? 2016-17 में कहाँ से? सीहोर के शेरपुर गांव से की गई। ध्यान रखें आप। अब सीहोर जिले का एक प्रसिद्ध है आपका वो गेहूँ है, सरबती गेहूँ। कौन सा गेहूँ? सरबती गेहूँ काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। सरबती गेहूँ मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो सीहोर जिले में। चलिए नेक्स्ट देखें आप, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको जो सिंपल पता ही चल जाएगा किसके क्षेत्र में दिया जाता है। आदिवासी कला, शिक्षा या लेखन कला के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर शिक्षा सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार का प्रथम कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है। राम गोपाल बजाज, राज बिसरिया, पंडित मल्लिकार्जुनम मंसूर या बंसीलाल या बंसी कौल बोल सकते हैं, बंसीलाल। 2016 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बंसी कौल, अभी उनकी मृत्यु हो गई है। इनको कालिदास सम्मान ही दिया गया था। सबसे पहले किसे दिया गया? तो मल्लिकार्जुनम मंसूर को सर्वप्रथम कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था, है ना। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप इनको ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।